हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें क्लास सिक्स्थ में आज चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये चैप्टर जो है वो पूरा अशोक पर केंद्रित है, यानी कि मौर्य काल के जो राजा थे अशोक, उन पर केंद्रित है। वे कितने महान थे, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने किस तरीके से युद्ध का त्याग किया, साम्राज्य का त्याग किया और किस तरह से वो धर्म की तरफ आगे बढ़े। ये सब कुछ बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों का चित्र, यानी कि ये देखिए जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है, चित्र देख रहे हैं, वो हमने अक्सर अपने पैसे पर, मतलब रुपए पर, नोट पर और सिक्कों पर देखा होगा। इन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ से स्थापित किया गया था और उसी से लिया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का उल्लेख किया गया है, उत्कीर्ण किया गया, यानी बनाया गया था। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। किसी भी राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है? देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना, यानी कि मौर्य काल की स्थापना, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता करी थी। चाणक्य के कई विचार हमें उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। वंश, एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए। सबसे पहले चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इन्हें साम्राज्य की राजधानी जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला के जैसे नामों से जाना जाता था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ता था और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत से बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण से बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब है कि जितने भी टैक्स वसूले जाते थे वो सम्राट द्वारा जो अधिकारी नियुक्त होते थे उनके द्वारा किया जाता था। जो छोटे आप कह सकते हैं राज्य होते थे, वहाँ संदेश वाहक के जरिए सूचनाएं पहुंचाई जाती थी और उन पर नजर रखने के लिए जासूस, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। उसके ऊपर सम्राट था, जो सबसे बड़ा राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता पर कोई भी निर्णय लेता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। यानी कि जो राजकुमार होते थे, यानी कि सम्राट के पुत्र होते थे, उन्हें राज्यपाल बनाया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। नजराना, जो कर था वो तो कर देना ही पड़ता था। जो नियमित रूप से ढंग से इकट्ठा किया जाता था उसे टैक्स बोला जाता था, यानी कर बोला जाता था। और जो स्वेच्छा से दिया जाता था और कभी कभार दिया जाता था उसे नजराना बोला जाता था। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज यानी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
मैगस्थनीज ने कुछ भी देखा था उस टाइम उसका वर्णन उन्होंने किया था कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब सम्राट लोगों के बीच में जाते थे तो जश्न मनाया जाता था। उनकी पालकी सोने की होती थी, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, जिन पेड़ों पर प्रशिक्षित यानी कह सकते हैं ट्रेंड तोते बैठते थे और झुंड में रहते थे, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनको हमेशा यह आशंका रहती थी कि उनकी हत्या करने की कोशिश हो सकती है। उनका खाना खाने से पहले नौकर को वो खाना खिलाया जाता था ताकि वो खाना सुरक्षित है या नहीं। पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मण लिपि में लिखे गए थे। अब कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अपने अभिलेख में कैसे कराया है ये जानते हैं। अपने अभिलेख में उन्होंने बताया है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोग इसमें मारे गए थे, जिसका मुझे अपार दुख है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत से बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं जानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खूब खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई यानी घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था यानी कि उनका धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने पुत्रों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे और अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिया था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते थे, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होता था। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर ध्यान देना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हम किसी को दूसरे धर्म का आदर करना हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब जो स्पेशल पॉइंट होते हैं, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोग काम पर लगाए गए। 100 से 200 मीटर की दूरी पर
निगरानी के लिए बुर्ज भी बनाए गए हैं। अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मानचित्र दिया गया है कि रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, ये देखिए जो यूराल नदी यहाँ पर दी गई है, काला सागर, काकेश्वर पर्वत, कैस्पियन सागर, ये सब आपको मैप देखना चाहिए। यानी कि इस मैप में आपने देखा होगा ये रेखाएं जो हैं वो हर चीज़ बता रही हैं। जैसे जो ग्रीन रेखाएं हैं ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में था, जिसे हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। और रेड वाला ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था। और ये रेड वाला ही ये मार्ग ईरान और ईरान यानी कि फारस के शासकों के नियंत्रण में था। और जो ये कलर है, इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। मंगोलियों का इसमें मैप समझाया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल पाई। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, जिनके बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण और कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यह पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों के शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा भी कई राज्य और राजा थे। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को हम आगे पढ़ते रहेंगे। ये देखिए सातवाहन सिक्के का पिक दिया गया है और शक सिक्के का पिक यहाँ पर दिया गया है, कुषाण सिक्का और हिंदू यवन सिक्का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्लास 6 में चैप्टर नंबर 8 था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले के चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।